तब ना चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, जिसमें आज हम अपनी यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इससे पहले हमने इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री करी थी। अब हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको ना बेसिक बेसिक कुछ एंट्रीज बताती हूँ मैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज देखो। जब आप न्यू शेयर इशू करते हो तो आपको पता है एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम देख रहे हैं जब आपका रिडम्पशन एट पार हो रहा है। इशू के एंट्रीज तो हम पहले से कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रिडम्पशन की बात। अगर आपका रिडम्पशन एट पार हो रहा है तो क्या हमने कोई प्रीमियम और रिडम्पशन का बैलेंस लिखा होगा? बताओ। अगर रिडम्पशन एट पार हो रहा है तो क्या कुछ प्रीमियम और रिडम्पशन का बैलेंस होगा या नहीं होगा? यस और नो? जल्दी से टाइप करो। रिडीमेबल एट पार। तो आपका कुछ प्रीमियम और रिडम्पशन होगा या नहीं होगा? बताओ जी। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करा था ना? यस। हमारा बैलेंस नहीं होगा। तो हम नॉर्मली एंट्री क्या कर देंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री पता है कैसे बनी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। हम क्रेडिट करते हैं। अब उसको खत्म करने के लिए हमने कर दिया डेबिट। और हमने ड्यू क्या कर दिया? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर यही रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा होता तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आप उसकी पेमेंट कर दोगे। और ये जो आपका प्रीमियम है ये आपका राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल अकाउंट से। ठीक है। नॉर्मल एंट्रीज हैं। आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सिंपल। अगर एट प्रीमियम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। देन दिस इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of 10 each. Fully paid up at par. आपको क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम क्या कर रहे हैं? 5,008% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो आपकी टोटल कैपिटल कितने की है? प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 इंटू 100। 5 लाख की कैपिटल आपको रिडीम करनी है तो उसके लिए आप शेयर्स कितने इशू कर दोगे? बताओ तेजस। 5 लाख की आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो हम कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू करेंगे? 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी इशू करेंगे? जल्दी से बताओ। क्या हो गया साक्षी? डर का माहौल क्यों है? हाँ जी। मेरे सिटी में ड्रोन दिखा। कोई बात नहीं, पता है अभी देखो, माहौल तो जो चल रहा है चल रहा है, अब उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते ना। लेकिन एग्जाम्स तो देने ही है ना। जाते जाते क्या पता जब तक आपकी सीटी तक रियल में आए तब तक आप सी इंटर में हो जाओ। अपनी साइड से तो बस पढ़ते जाओ। देखो डर तो सबको लग रहा है। अब जो होगा भगवान भरोसे छोड़ के बस पढ़ लो। ठीक है। और कुछ नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, डरो मत। हाँ ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स हमें रिडीम करने हैं 5 लाख रुपीज के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू करेंगे? 5 लाख रुपीज की। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। फिर हम क्या कर देंगे? हमें ड्यू करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। बिल्कुल सिंपल एंट्री थी। इलेस्ट्रेशन 2 में क्या डिफरेंस है? 10,000 10% redeemable preference shares हैं। Company decided to redeem this preference shares at par by issue sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. You are required to pass necessary journal entries including cash transaction. अब मेरे को एक चीज बताओ। आप इस केस में 10,000 100 रुपीज वाले आपको शेयर्स क्या करने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। मतलब कि
10 लाख रुपीज के। तो आप, और जो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो वो कितने के कर रहे हो, 10 रुपीज वाले, 2 रुपीज के प्रीमियम पे। तो आप कितने के इक्विटी शेयर्स इशू करोगे? एक चीज ध्यान रखना, हम जो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ना वो कितने करते हैं, जितना हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू के इक्वल। यस, हम हमेशा करते हैं फेस वैल्यू के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपकी फेस वैल्यू थी 10 लाख, तो शेयर कैपिटल आपको चाहिए 10 लाख की। 2 लाख का आ गया आपका प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो हमने क्या चीज देखी कि आपके जो इक्विटी शेयर्स इशू होंगे इन केस ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू इशूड इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। ये चीज समझ आई? हमें प्रीमियम इग्नोर करना है, जितने भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है उतने के इक्वल आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर देना है। डन? ये समझ आया? यस और नो? हाँ जी, ये जो समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट illustration है, जी इंडिया लिमिटेड had 9,000 10% preference shares of 10 each fully paid up. Company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of shares of 9 each fully paid up. सिंपल क्वेश्चन है, ये तो जनरल एंट्रीज हो जाएगा। 9 ईच का इशू कर दो, आपको चाहिए 90,000 का, तो आप 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दोगे। ठीक है, 90,000 के, और ये आपका ड्यू एंड पेमेंट। अब आता है यहाँ पे, कभी कभी आपको मिनिमम इशू ऑफ शेयर्स नहीं बता रखा होता, कोई बात नहीं तेजस। आज पता है क्या हो रहा है, सबके साथ ही से थोड़ा सा ना डर का माहौल हो रहा है। अभी जैसे जम्मू पे भी अटैक की बात चल रही है, और जैसे साक्षी भी बताई थी कि वहां पे इशू है, तो डर डर में ना अंदर से पढ़ने का माहौल नहीं बनता। कोई बात नहीं, पढ़ लो आप आराम से। मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता कि आपको इक्विटी शेयर्स इशू कितने करने हैं, तो कभी कभी हम पता है क्या देखते हैं, मैं आपको ना एक चीज, एक प्रोविजन बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपका बचा हुआ चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। डर डर में इसे कैंसिल करेगा टेस्ट? नहीं, नहीं करेगा तेजस। इतने कोई डरने वाली बात है नहीं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, फिलहाल तो नहीं है, बाकी पता नहीं। देखो, आप मेरे को ना एक चीज बताना कि हमारी जो रिडम्पशन का सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करनी चाहिए, फिर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी चाहिए, फिर हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड लायबिलिटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर रहे हो ना। आपकी कोई सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज तो पे नहीं हुई है, उससे पहले आप कुछ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो, अपनी कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम कर रहे हो। तो आपको अगर कभी भी शेयर कैपिटल कम करनी होती है ना, बहुत ध्यान से सुन लेना, इंटर में भी काम आएगा। अगर आप कभी भी अपनी शेयर कैपिटल कम करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उतने के न्यू शेयर्स इशू करो। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। जब हम इक्विटी शेयर बायबैक पढ़ेंगे इंटर में जाके तो हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, मतलब एक आप रिडीम कर रहे हो, दूसरा इशू कर रहे हो। ठीक है, दूसरा आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। इसका नाम हमने कल सुना था जब हम बोनस वाला टॉपिक कर रहे थे। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि हम अपने फ्री रिजर्व्स को डेबिट करके एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, सीआरआर। हमेशा ये फ्री रिजर्व से बनता है। ठीक है, और ये सीआरआर का हम एक ही यूज कर सकते हैं, कल बताया था क्या यूज कर सकते हैं हम, बोनस इशू। मतलब कि फ्री रिजर्व्स तो थे ना जिससे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते थे, अब हमने वो डिविडेंड वाले रिजर्व को, फ्री रिजर्व को रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में, मतलब कि सीआरआर में कन्वर्ट कर दिया। और इस सीआरआर का यूज क्या कर सकते हैं, बोनस इशू। मतलब इन शॉर्ट अगेन सेम बात होगी, एक साइड कैपिटल कम करी, दूसरी साइड एक रिजर्व बना दी जिससे आप सिर्फ कैपिटल इशू कर सकते हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे तो या तो आप उसकी फेस वैल्यू के इक्वल न्यू शेयर्स इशू करो, या फिर उसकी फेस वैल्यू के इक्वल सीआरआर क्रिएट करो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करे रुपीज
5 लाख के। ठीक है, तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, फेस वैल्यू ₹5 लाख के। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप सीआरआर क्रिएट कर दो ₹5 लाख का। ठीक है, या फिर तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हो प्लस सीआरआर इक्वल्स टू 5 लाख। ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। आप चाहे 3 लाख प्लस 2 लाख कर लो, 1.5 प्लस 3.5 कर लो, किसी भी रेशियो में आप कर सकते हो, लेकिन इनका टोटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। ये चीज समझ आई तेजस? ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, वही कह रहे हैं कि अगर आपको कभी नहीं पता ना कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो आप देख लो आपके पास कितने रिजर्व्स का बैलेंस बचा हुआ है सीआरआर क्रिएट करने के लिए। सपोज आप 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो, आपने देखा आपके पास सीआरआर में बैलेंस, फ्री रिजर्व्स में बैलेंस बच रहा है 2 लाख का सीआरआर क्रिएट करने के लिए, तो आप इक्विटी शेयर्स कितने के इशू कर दोगे? ₹3 लाख के। ठीक है जी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपनी डिसाइड करिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, उनको रिडीम करने हैं 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर ऐसे लिख लो फ्री रिजर्व्स विच कैन बी यूज टू क्रिएट द सीआरआर। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी। अब हम कह रहे हैं हमारे को 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, जिसमें से 3 लाख के आपके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल है, तो हमें शेयर्स कितने के इशू करने हैं? ₹2 लाख के। डन। अच्छा, तो हमने इस केस में तो देखा 2 लाख के शेयर्स इशू करेंगे, 9 ईच था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 222.22। बट आप क्या डेसिमल्स में शेयर्स इशू कर सकते हो? क्या फ्रैक्शन में आपका शेयर इशू हो सकता है? यस और नो? क्या फ्रैक्शंस में शेयर इशू हो सकते हैं? नो। तो हम इसको अपर राउंड ऑफ कर देंगे। याद रखना हमेशा अपर राउंड ऑफ, क्योंकि अगर आपने लोअर राउंड ऑफ कर दिया तो इसके बदले तो आपने प्रोविजन पूरा ही नहीं करा, तो हम इसको करते हैं अपर राउंड ऑफ। अब वो कह रहे हैं सेकेंड केस, इफ द कंपनी वांट्स टू इशू मल्टीपल ऑफ 50 ओनली, तो आप क्या करोगे? इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 50 देखोगे, तो कितना आ जाएगा? 22,250। अगर इन मल्टीपल ऑफ 10 होता तो कितना होता बताओ? इन द मल्टीपल ऑफ 10 बोला होता तो कितने शेयर्स इशू करते हम? बताओ फटाफट। यस, 22230। ऐसे अगर आपको मल्टीपल में बोला तो आप वो हाईएस्ट मल्टीपल ले लो, नेक्स्ट मल्टीपल, और अगर आपको नॉर्मल भी बोला है तो आप हाईएस्ट रैंक ले लो उसके बाद वाले। डन। फिर आपका आ रहा है फ्रेश इशू एट अ प्रीमियम एंड मिनिमम फ्रेश इशू। फ्रेश इशू एट अ प्रीमियम, अगर जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं उससे आप कुछ प्रीमियम भी कलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल, आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लो ₹5 लाख के। ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू है। तो आपको जो इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं ना, वो 5 लाख की फेस वैल्यू के करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि टोटल प्रोसीड्स लेंगे हम, नहीं, अगर उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम फॉर दिस, कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% प्रीमियम। क्या आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस और नो? क्या आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमें 5 लाख की फेस वैल्यू चाहिए थी और 50,000 इंटू 10, 5 लाख की फेस वैल्यू हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये 50,000 नहीं थे, 49,500 थे, तो हो रही है या नहीं हो रही रिक्वायरमेंट फुलफिल? नो। आपके बैंक में तो पैसे पता है कितने आएंगे? 49,500 इंटू 12, मतलब कि 10+2। तो ये वैसे तो आपका 5 लाख से ऊपर चला जाए, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो हमें फेस वैल्यू का चाहिए होता है। फेस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5 लाख। तो इसके केस में देखो, ये कह रहे हैं कि अगर को जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं ना, अगर वो प्रीमियम पे है तो उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप फ्रेश इशू नहीं कैलकुलेट कर सकते अनलेस आपको एक तो पता हो कि प्रॉफिट अवेलेबल कितना, मतलब सीआरआर कितना क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी आप इशू कर रहे हो वो आपका प्रीमियम एक्सक्लूड करके देखना कि फेस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है,
अच्छा जी, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दो एक बारी। सिंपल सी एक एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट सेल की। इन्वेस्टमेंट सेल, फटाफट बताओ। इन्वेस्टमेंट सेल करिए, क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट था, डेबिट बैलेंस था, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो उसको खत्म कर देंगे क्रेडिट, और बैंक में आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको वही कैपिटलाइजेशन वाली बात बता रखी है, सीआरआर वाली, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये थ्योरी। नॉर्मल, अब इसको रीड करते हैं। एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स रिडीम टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सीआरआर में क्रिएट करना फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर, ये सारे आपके फ्री रिजर्व्स हैं या फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? सीआरआर में। शेयर्स रिडीम करने हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये एंट्री तो हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। अगर वो प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये वही सेम एंट्रीज रिपीट कर रहे हैं। पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन, एडजस्टमेंट करना है, मतलब कि डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम रिडम्पशन। ये पता है क्या है, जो हम प्रीमियम पे करें उसको हम राइट ऑफ करें पीएनएल अकाउंट से। ये आपका इलस्ट्रेशन 6 है, बेसिक सा हो जाएगा। ये बोलो कॉम्बिनेशन, जैसे अभी बताया था ना, कि अगर आप 5 लाख के सपोज प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, आप इसके बदले इक्विटी भी इशू कर सकते हो और आप सीआरआर भी क्रिएट कर सकते हो। इट कैन बी इन एनी रेशियो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 50-50 होना चाहिए, 60-40 या वट एवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास फ्री रिजर्व्स है आप उतना सीआरआर क्रिएट कर सकते हो, बचेगा आप इक्विटी शेयर्स कर दो। या हो सकता है आपको फ्री रिजर्व्स रखने तो आप इक्विटी ज्यादा इशू कर दो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो हम कैसे निकालते हैं? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, जितने क्या फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो, लेस proceeds from new issue, and here proceeds from new issue means face value from new issue। ये अपनी बुक में लिख लेना, here proceeds means face value from new issue। ठीक है। अगर proceeds to be collected, आपको ये नहीं ये निकालना है, proceeds to be collected निकालना है, face value of shares redeemed minus profit available for distribution as dividend। यहाँ पे आप ऐसा एरो बना के लिख सकते हो सीआरआर। दोनों चीज समझ आई? मतलब कि आपका जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। किस चीज का टोटल? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड एंड सीआरआर क्रिएटेड। बोलो जी, ये समझ आया? यस और नो? ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, ये कह रहा है रिडम्पशन ऑफ पार्टली कोल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स। अगर पार्टली कोल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें कैसे करना है? तो आपको क्या करना है? If the problem state that it's decided to redeem preference shares which are partly called up, then it is assumed that final call on this share is demanded and received before proceeding with redemption of preference share। मतलब आप partly paid up shares को redeem नहीं करते हो, पहले आप उसको fully paid up में convert करते हो, then उसको redeem करते हो। If information was both fully paid up and partly paid up shares is provided, then it is presumed, आपको चाहे कुछ नहीं बोल रखा, हम खुद से assume करके चलेंगे, that only fully paid up shares are to be redeemed and partly paid up shares are left intact। The company had forfeit the shares if the call money is not received by the company in spite of giving opportunity to pay the same via remittance। अगर forfeiture है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन सिंपल, विल बी डन। अच्छा, पहले वाला केस था जिसमें पार्टली कोल्ड अप था, आपने मंगाया ही नहीं था। दूसरे वाला केस है फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप, मतलब कि कॉल्स एंड एरियर्स, कंपनी पूरा पैसा मंगा चुकी है, अभी तक आया नहीं, दैट इज पार्टली पेड अप। तो आप क्या करते हो? अगर आपको कॉल्स इन एरियर्स रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, फिर तो वो फुली पेड अप ही हो गया, तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, नॉर्मल कोर्स। अगर आपका कॉल्स इन एरियर्स है और वो रिसीव नहीं हो रहा, सपोज आपके 5,000 शेयर्स थे जिसमें से 100 शेयर्स वाले ऐसे हैं कि पैसा ही नहीं दे रहे, तो क्या आप बाकी बचे 4900 को भी रिडीम नहीं करोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप क्या करोगे? इनको फोरफीटर कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और ये वाले अपने नॉर्मली रिडीम कर लोगे। जो आपके पॉलिसी एरियर्स वाले हैं उनका फोरफीचर करके कैंसिल कर दोगे। ठीक है जी। शेयर फोरफीचर आपका क्या एंट्री हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल कर दी,
टू कॉल सिनेरियस, टू शेयर फॉर फ्यूचर, हमने एंट्रीज पढ़ी थी फॉर फ्यूचर के केस में, और जो भी आपका अमाउंट होगा फॉर फ्यूचर का वो डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। डन। तेजस चैप्टर समझ आया ये वाला? बिल्कुल बेसिक एंट्री थी। मैं एक बार इसको समराइज कर देती हूँ कैसे होता है। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको आप ड्यू कर दोगे, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ठीक है। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब आपको एक चीज करनी होती है कि जितने भी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड है, उसके बदले क्या करना पड़ता है, या तो न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करो प्लस, या फिर सीआरआर क्रिएट करो। ठीक है। या तो आप इन दोनों में से एक चीज कर सकते हो, या फिर दोनों भी कर सकते हो। डन। और ये न्यू इक्विटी शेयर्स की हम सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट इसकी यूनिट स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूनिट बहुत ही छोटी सी यूनिट है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसमें आपको क्या करना होता है, मैं आपको इसके बेसिक प्रोविजंस बताती हूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के। दो चीज आपको समझनी है कि एक तो हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होता है, और एक अमाउंट हमें डालना होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब दो चीज समझो। एक आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, एंट्री बताऊंगे आप मेरे को, रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या हो सकती है। आपको एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, मतलब आप हर साल अपना कुछ पैसा सेट असाइड कर रहे हो किस चीज के लिए, कि जिस दिन डिवेंचर्स रिडीम होंगे ना उस दिन ये पैसा यूज हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एंट्री होगी डीआरआर क्रिएशन की? हाँ जी, एंट्री क्या होगी डीआरआर क्रिएशन की, और कितना अमाउंट का हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, बताओ। फटाफट से बताओ तेजस, कितना परसेंट हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, और एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी? आप एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, तो आपका रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट होना चाहिए, और आप इसको क्रिएट कहाँ से करते हो? नहीं, आपने अपोजिट एंट्री बता दी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब तो रिजर्व कम होना होता है, हमें रिजर्व क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए हम उस रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। हाँ, ये एंट्री रिवर्स होगी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से आप इसको क्रिएट करोगे, ये आपका रिजर्व बन गया। अब आप क्या करोगे, एक अमाउंट इन्वेस्ट भी करोगे। देखो ये तो आपका जो है एक जनरल एंट्री है कि आपने एक प्रॉफिट सेट असाइड कर दिए, लेकिन आपको तो एक्चुअल मनी चाहिए होगा ना, जब भी आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्चुअल कैश चाहिए होगा। तो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रखते हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज में बैंक में पैसा डाल के रखते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हो, और फिर क्या करोगे, उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी बन सकता है। नॉर्मल इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वही एंट्री हो जाएगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। और उसको आप कहाँ पे चार्ज कर दोगे, पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे। तो आपकी चार एंट्रीज होती है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। उसका इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है। जब आप रिडीम करोगे तो क्या एंट्री करोगे, ये इन्वेस्टमेंट सब रियलाइज कर लोगे, सेल कर दूंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी इसलिए थी ना कि जिस दिन भी आप रिडम्पशन करोगे आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आपका जो ड्यू करना है वो कर दो, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, इनकी पेमेंट कर दो। और डीआरआर आप वापस से फ्री रिजर्व मतलब कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो हमने क्या क्या एंट्रीज पढ़ी, सबसे पहले डीआरआर क्रिएशन की एंट्री पढ़ी। डीआरआर क्रिएशन की एंट्री होती है पीएनएल टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। अगर आपको इस पे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इसको आप डाल दोगे P&L अकाउंट में, इंटरेस्ट टू P&L। फिर आप अपना ड्यू कर दो। ड्यू कैसे होते हैं आपके, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। आपने ड्यू कर दी, लायबिलिटी खत्म कर दी, इसको अपना क्रेडिटर मान लिया, मतलब एक तरह से इसको पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इसको पेमेंट कर दी, ही इज द रिसीवर नाउ। उसके बाद आपकी क्या एंट्रीज हो जाएंगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेल होगी, इससे पहले ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। बस इतना सा क्वेश्चन होता है आपका। और आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता कितना है, 10% का बनाते हैं हम, क्योंकि आपको ना अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया दे रखा है कि इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। तो जो आपकी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFA बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC, उसके लिए बनता है 10% का रिजर्व। ठीक है, तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करते हैं इसके बस। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर, 6% मॉर्गेज, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। DRR का बैलेंस दे रखा है 50,000, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स दे रखा है 150, 4% का इंटरेस्ट है 31 दिसंबर को मिलता है। बैंक बैलेंस दे रखा है 90 lakhs का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 31 दिसंबर का पे हो चुका है। ऑन Feb 28, मतलब कि 31 दिसंबर से 2 महीने बाद, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट्स, देखो आपको सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट डिबेंचर्स का ही बना देते हैं। इनका बैलेंस कितने का था, 10,000 इंटू 100। डिबेंचर्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, बताओ। डिबेंचर्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट, यस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस BD 10 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं हम इनको, 100 वाले को 101 पे कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो। ये हो गया आपका ये वाला डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, और ये P&L से राइट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है, एक तो आपके पास 1,50,000 का तो इन्होंने दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, उसको आप सेल कर दोगे। हमने अभी पढ़ा था ना कि जिस दिन भी आप रिडम्पशन करते हो उस दिन पे उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो। फिर आपकी क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट की एंट्री। आपका अमाउंट कितना था, डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर 10 लाख, और कितने परसेंट वाले हैं ये, 6% वाले। तो 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12, मतलब कि जनवरी और फेब का इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उससे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, जो आप पे करोगे उससे डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आपने पेमेंट करी है, और ये आपने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव करा है। आपकी 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी 4% के अकॉर्डिंग, और 2 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, या आपने इंटरेस्ट रिसीव करा। ये इन्वेस्टमेंट सेल करने पे पैसे आए, ये डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दी, और ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ठीक है, ये आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, जो बनाया दे वो दे रखा है, जनरल रिजर्व का बैलेंस आ गया। ये क्वेश्चन समझ आया तेजस। नॉर्मल एंट्रीज करें हमने, डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिया, DRR क्रिएट करा, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, जितने की भी आपका इन्वेस्टमेंट थी उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर दिया, बस सिंपल। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएगा, लेजर अकाउंट से पूछे। एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखो आज के लिए। XYZ Limited has issued 1,012% debentures of 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and conditions of issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of 10 each. मतलब कि आप अपनी होल्डिंग का 20% कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स में। अभी तक तो हम बैंक से पेमेंट कर रहे थे, ये कह रहे हैं इक्विटी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर एंड बैलेंस इन कैश। 20% होल्डिंग्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो 80% की पेमेंट हो जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per terms of the issue. You are required to calculate the number of shares to be issued and cash paid for ₹20,000 डिबेंचर होल्डर्स। अब देखो 20,000 रुपए वाले डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, 20,000 रुपए, और पर डिबेंचर की कॉस्ट कितनी थी, फेस वैल्यू कितनी थी 100। तो मतलब कि आपके कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, 200। इन 200 में से सिर्फ 20% ही कन्वर्जन अलाउड है, तो 200 इंटू 20%, 40 का कन्वर्जन अलाउड है। और आपकी इनकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी है,
5% प्रीमियम, मतलब कि 100 प्लस 5%, 105 इंटू 40। तो आपको कितने रुपीज वाले शेयर्स मिल जाएंगे? 4200 के। ये चीज समझ आई? आपके कितने डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहे? 20,000 के रुपीज वाले, और फेस वैल्यू पर डिवेंचर थी 100, मतलब 200 जिनके पास डिवेंचर्स थे ना, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज करा कि हम कन्वर्ट करवाएंगे। कन्वर्जन अलाउड है टोटल डिवेंचर्स का 20%, टोटल डिवेंचर्स का 20% मतलब 40 का। 40 डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट करवा सकते हो कितने पे? 5 के प्रीमियम पे, फेस वैल्यू बस 100, तो 100 प्लस 5, 105 पे आप कन्वर्ट करवा लोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4200। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? हर शेयर की वैल्यू 20 है, तो 4200 बाई 20, 210 शेयर्स। अब बैलेंस कितना बचा? टोटल 200 शेयर्स थे, जिसमें से आपके 40 तो हो गए कन्वर्ट, तो बचा कितना? 160। इसको आप कर दोगे पेमेंट, 160 डिवेंचर्स इंटू 105, 16,800। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, हो जाएंगे। समझ आ गए ये? हाँ जी, यस और नो? ठीक है। तो ना अब हमारा कंपनीज वाला चैप्टर पूरा हो गया, इसके जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस हो सारे कंप्लीट कर लेना, डाउट्स ले लेना, ठीक है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक ये कंप्लीट कर लो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं करी, चैप्टर 11 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना।